दोनों भाई बहन के रिश्ते को देखकर मायरा मन ही मन मुस्कुराने लगी। पर मायरा ने जैसे ही नजर घुमाई उसने देखा ईशान ने फायरिंग के साउंड से बचने के लिए हेडफोन्स पहन लिए थे और वो उसे ही घूरे जा रहा था। मिस्टर ईशान। मायरा तुरंत चलकर उसके पास आ गई। ईशान ने तुरंत उसके हाथ में गन थमा दी। मायरा हड़बड़ा गई। मुझे गन चलानी नहीं आती है। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ईशान ने नॉर्मल सी टोन में कहा। मायरा ने आज से पहले कभी गन को हाथ तक नहीं लगाया था। ईशान उसके पीछे खड़ा हो गया, मायरा के दोनों हाथों को पकड़ा और धीरे धीरे उसे सिखाने लगा। मायरा अपने नेक के पास ईशान की सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। ईशान के यूं नजदीक आने से वो काफी नर्वस हो गई। मायरा की धड़कनें तेज होने लगी थी और ईशान उसे चीजें समझा तो रहा था, पर वो चाह कर भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी। समझ आ गया? बेसिक्स बताने के बाद ईशान ने मायरा की तरफ देखकर पूछा। वैसे तो मायरा काफी जल्दी नई चीजों को सीख लेती थी, पर शूटिंग करना ये उसके लिए बिल्कुल नया था। मैंने गन के पार्ट्स के बारे में तो जान लिया है, पर प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं शो हो पाऊंगी। ईशान ने एक कदम पीछे लिया और मायरा को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगा। मायरा ने टारगेट पर निशाना लगाया। पहली गोली ठीक जाकर टारगेट के किनारे पर लगी, पर फायर करते ही मायरा के हाथ में जोर का झटका लगा और उसके चेस्ट पर लगी चोट में भी दर्द शुरू हो गया। पर उसने हार नहीं मानी और दोबारा फायर करने के लिए गन को ऊपर उठाया। तभी ईशान ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। तुम्हें आज ड्रेसिंग करवाने हॉस्पिटल जाना था ना? उसने घूरते हुए पूछा। मायरा सुबह बच्चों को बाहर घुमाने ले गई थी, फिर दोपहर में उसे अपनी कजन की शादी में जाना पड़ गया और उसके बाद ईशान उसे यहाँ लेकर आ गया, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, मैं कल चली जाऊंगी। मायरा को दर्द तो हो रहा था, पर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। ईशान ने उसके हाथ से गन लेकर टेबल पर रख दी और कहा, तुम अभी चल रही हो? पर तुम तो अभी जस्ट यहाँ आए हो। मायरा ने हैरानी से ईशान की तरफ देखा। मायरा ईशान की शूटिंग स्किल्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। उसका एक भी निशाना नहीं चूका था। आखिर ईशान ने अपना निशाना इतना पक्का बनाने के लिए कितने टाइम तक प्रैक्टिस की होगी? ऐसा कहा जाता है कि लोगों को दूसरों की सिर्फ कामयाबी नजर आती है, उसके पीछे लगाई गई सालों की मेहनत नहीं। टैलेंट तो सब में होता है, पर कामयाब सिर्फ गिने चुने लोग ही होते हैं। ईशान का जन्म एक अमीर और पावरफुल परिवार में क्यों ना हुआ हो, पर उसके अंदर काबिलियत भरी पड़ी है। अपने परिवार के भरोसे बैठे ना रहकर उसने अपने बलबूते पर बिजनेस फील्ड में इतना नाम कमाया। ईशान ने मायरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पीछे मुड़ा और कार्तिक को बाय बोलकर वहां से जाने लगा। ईशान भैया, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? रिया तुरंत चलकर आई और ईशान की बाह को पकड़ लिया। आपने अभी तक मेरी शूटिंग तो देखी भी नहीं है। अभी तुम अपने भाई के साथ एंजॉय करो, हम फिर कभी साथ में यहाँ आएंगे। ईशान ने बड़े प्यार से रिया के सिर को सहलाया। ईशान पहले मायरा को लेकर हॉस्पिटल गया और उसकी पट्टियां बदलवाई। इसके बाद वो उसे घर छोड़ने चला गया। घर पहुंचते ही मायरा ने ईशान को थैंक यू कहा। वो कार से उतरने ही वाली थी कि ईशान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फरवरी के महीने में हल्की सी ठंड थी। ईशान की बाहों की गर्माहट से मायरा की बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मिसेस कपूर, ईशान ने धीरे से मायरा के कान में कहा। मायरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ईशान उसे इस नाम से बुलाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ऐसी अनगिनत लड़कियां थीं जो मिसेस कपूर बनने के लिए मरी जा रही थीं, और मायरा तो अब ईशान की बीवी बन चुकी थी। अब मिस्टर कपूर, मायरा ने हिचकिचाते हुए कहा, पर वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ईशान ने उसके लिप्स पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। मायरा के होंठ रेड और काफी सॉफ्ट लग रहे थे, वहीं ईशान की उंगलियां उतनी नाजुक नहीं थी। ईशान के छूने से मायरा की बॉडी गर्म होने लगी। उसकी ईशान की बाहों से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। ईशान मायरा को घूर रहा था, फिर वो अपने हाथ को नीचे लेकर गया और मायरा के दिल पर रख दिया। मायरा हैरत में थी। तभी ईशान ने अपनी पावरफुल आवाज में कहा, कौन है इस दिल में? ईशान की हिम्मत देखकर मायरा सरप्राइज थी। इस लड़के के दिल में क्या है ये बताना सच में मुश्किल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान उसके दिल की तरफ इशारा करेगा और उसके चेस्ट पर यूं हाथ रख देगा। कोई भी नहीं, मायरा ने कहा।
मायरा के दिल में अब मानव के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इन 6 सालों में उसने अपने प्यार को भुला दिया था। उसकी आंखों में ये बात साफ नजर आ रही थी। ईशान ने शायद मायरा की आंखों से उसके दिल तक झांक लिया था। वो मायरा पर विश्वास करना चाहता था। उसके बाद उसने मायरा को छोड़ दिया। मायरा ने ईशान को घूरते हुए कहा, रिया तुम्हें पसंद करती है। ये उसने अच्छे इंटेंशन से कहा। ईशान ने कहा, लेकिन वो मेरी वाइफ होने के लिए सूटेबल नहीं है। मुझे डर है कि कहीं हमारा रिलेशनशिप रिया को हर्ट ना कर दे, मायरा ने प्यार से कहा। वो रिया का ओपिनियन भी जानती थी। ईशान कुछ सोचने लगा। उसने अपनी सीट का सहारा लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम मिसेस कपूर होने की ड्यूटी आसानी से हैंडल कर लोगी। अगली सुबह जैसे ही मायरा वेडिंग कंपनी पहुंची, उसकी बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। मायरा की बॉस अंजलि एक 30 साल की मैच्योर और अट्रैक्टिव औरत थी। वहां सब कुछ कैसा चल रहा है? अंजलि ने पूछा। मायरा नहीं बता सकती थी कि ईशान के मन में क्या है। वो दोनों शादीशुदा थे, लेकिन ईशान आखिर क्या करना चाहता था? मायरा की ईशान से ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसे पता था कि ईशान कुछ नहीं कहेगा। कोई प्रोग्रेस नहीं है, मायरा ने सच सच कह दिया। अंजलि ने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मायरा, अगर तुम ये प्रोजेक्ट लेने के काबिल नहीं हो तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगी, अंडरस्टैंड? अपने बच्चों को पालने के लिए मायरा अपनी सैलरी पर ही डिपेंडेंट थी। इस जॉब के बिना उसे सच में बहुत परेशानी होगी। मायरा अपनी सीट पर वापस आई। वो नहीं जानती थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। ईशान उसके लिए एक मिस्ट्री बन गया था। ये एक मिस्ट्री ही थी कि ईशान ने उससे शादी की थी। क्या वो ईशान की शादी प्लान करने की हिम्मत जुटा पाएगी? लेकिन मायरा समझती थी कि ईशान ही उसका लीगल पति है और इससे मायरा और उसके बच्चों की लाइफ सिक्योर हो सकती है। अपने बच्चों के बारे में सोचकर मायरा में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। उसने पास में ही रखी फाइनेंशियल मैगजीन को देखा। उस मैगजीन पर ईशान का हैंडसम चेहरा था, लेकिन वो घमंडी लग रहा था। जब मायरा फाइनेंशियल मैगजीन में ईशान को देख रही थी, तभी रिया का कॉल आया और उसने कहा, तुम कहाँ पर हो? मैं ऑफिस में हूँ रिया, मायरा ने कहा। आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? अरे प्लेन की थकान की वजह से मैं सो ही नहीं पाई, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आज किसी से मिलने जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहती। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ चलो? ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मायरा ने कहा। रिया कार ड्राइव करके मायरा के ऑफिस पहुंची। रिया के पास एक स्पोर्ट्स कार थी। वो सच में बहुत लकी थी। रिया एक अच्छे घर से थी। उसे अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। वर्मा फैमिली एक मिलिट्री फैमिली थी और अब कार्तिक मुंबई शहर का मेयर था। मायरा कार में बैठी। उसे अपने काम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ किसी से मिलने चली गई। वो दोनों एक पुराने घर में गए। ये एक प्राचीन तरीके से बनाया हुआ घर था, लेकिन इसके रेनोवेशन और मेंटेनेंस के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ एक गार्डन था जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। रिया ने दरवाजा खटखटाया और कहा, राजेश अंकल, मैं आ गई। रिया, एक बूढ़े हाउसकीपर ने दरवाजा खोला और उन दोनों को अंदर बुलाया। ये कौन है? ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मायरा जोशी। मायरा अंदर आओ ना, रिया ने प्यार से कहा। मायरा ने राजेश अंकल को ग्रीट किया। राजेश ने हंसते हुए कहा, मिस जोशी प्लीज अंदर आइए। मायरा रिया के साथ अंदर आई और कहा, अब राजेश अंकल आप मुझे सिर्फ मायरा कहिए। ओके बेटा। राजेश ने गेट बंद किया और उनसे कहा, मायरा, रिया वो पवेलियन में चेस खेल रहे हैं। वो दोनों पवेलियन में गए। पवेलियन में एक कमल के फूल का तालाब था। क्योंकि बसंत की शुरुआत थी, इसलिए कमल के फूल अभी खिले नहीं थे। कुछ कमल पानी से बाहर आ गए थे। दादाजी, दादाजी, रिया ने दूर से पुकारा। जब वो पवेलियन में गए तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अकेले ही चेस खेल रहा है। जब उस बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा तो मायरा को वो चेहरा जाना पहचाना लगा। मायरा ने सुना कि रिया उन्हें दादाजी बुला रही है और इनका सरनेम कपूर है। क्या ये? मायरा ने उस आदमी को गौर से देखा।
उसकी शक्ल ईशान से बहुत मिल रही थी, बस बूढ़े होने की वजह से उसके चेहरे पर रिंकल्स आ गए थे। मायरा पहले नहीं जानती थी कि रिया ईशान के दादाजी से मिलने आई है। अगर ईशान को पता चल गया कि मायरा उसके दादाजी के पास आई है तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा? असल में उन दोनों में मायरा ही कमजोर थी। ईशान के एक इशारे से मायरा की पूरी दुनिया पलट सकती थी, इसलिए वो अपने लिए और बच्चों के लिए दादाजी के सामने समझदारी से पेश आना चाहती थी। दादाजी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, रिया ने कहा। उसने लक्ष्मण को कसकर गले लगा लिया। जब मैं आपको देखती हूँ तब मुझे आपसे ज्यादा हैंडसम जेंटलमैन और कोई नहीं लगता। तुम जानती हो मुझे खुश कैसे करना है? लक्ष्मण ने खुश होते हुए कहा। तुम मुझसे मिलने आई हो? दादाजी, मैं अभी देश से बाहर पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ईशान भैया की हेल्प करूँ, रिया ने शर्माते हुए कहा। कैसा रहेगा अगर अब से मैं रोज आपसे मिलने आऊँ? कितनी प्यारी लड़की है। लक्ष्मण ने रिया के सर पर हाथ रखा, जैसे वो अपने पोते की बहू को देख रहा हो। साइड में खड़ी मायरा चुपचाप लक्ष्मण को देख रही थी। अब हेलो दादाजी। जैसे ही लक्ष्मण की नजरें मायरा पर गईं, मायरा ने प्यार से कहा। दादाजी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मायरा। रिया ने मायरा का इंट्रोडक्शन करवाया। लक्ष्मण ने मायरा को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, बैठ जाओ बेटा। थैंक यू दादाजी। मायरा लक्ष्मण के सामने बैठ गई और टेबल पर रखे चेस बोर्ड को देखने लगी। तब तक राकेश कुछ स्नैक्स, फ्रूट्स और चाय लेकर आया। लक्ष्मण के पास बैठी रिया ने कहा, दादाजी आप एक चेस प्लेयर हैं, तो क्या पिछले कुछ दिनों में कोई चेस मैच खेला है आपने? ईशान कभी कभी मेरे साथ खेलता है, लेकिन अभी वो बिजी है। ईशान का जिक्र करते हुए लक्ष्मण को काफी गर्व महसूस हो रहा था। मायरा की तरफ इशारा करते हुए रिया ने कहा, हमारे स्कूल की चेस चैंपियन, क्या तुम खेलना चाहोगी? ओह, लक्ष्मण ने नहीं सोचा था कि मायरा चेस खेलती होगी। आओ फिर। अब मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब प्लीज पहले आप चलिए। लेडीज फर्स्ट। लक्ष्मण भी मुस्कुराने लगा। लक्ष्मण की बात मानते हुए मायरा ने चेस खेलना शुरू किया। मायरा का चेस ठीक ठाक था, वो कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं थी। लक्ष्मण और मायरा के बीच एक अच्छा गेम हुआ, लेकिन लक्ष्मण वो गेम जीत गया। उसने कहा, मायरा तुमने काफी अच्छा गेम खेला। ऑफ कोर्स, मेरी दोस्त एक अच्छी प्लेयर है, रिया ने फ्रूट का एक पीस लेते हुए कहा। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तब मायरा बहुत स्मार्ट थी। अच्छा, मायरा तुम क्या करती हो? लक्ष्मण ने पूछा। मायरा ने धीरे से कहा, जी मैं एक वेडिंग प्लानर हूँ। ओह, लक्ष्मण की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने रिया को इशारा करते हुए कहा, रिया क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ईशान की वेडिंग प्लानिंग मायरा को हैंड ओवर कर दूं? मायरा इसके बारे में सोचने लगी, उसे बहुत फिक्र होने लगी। रिया ने हंसते हुए कहा, थैंक यू दादाजी, अगर ईशान भैया के लिए वाइफ ढूंढनी है तो मैं भी इसमें शामिल होना चाहूंगी। मायरा को समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसे ईशान के लिए वाइफ ढूंढने से बेहतर रिजाइन करना लगा और अब रिया भी इसमें शामिल हो गई। रिया मैं ये नहीं कर सकती, मायरा को आखिर कहना ही पड़ा। अरे तुम ये कैसे नहीं कर सकती? मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मायरा तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना, रिया ने कहा। पर रिया, मायरा ने रिया की तरफ घबराते हुए देखा। मैं सच में नहीं कर सकती। मायरा तुम ये कर सकती हो। देखो दादाजी भी मान गए। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी इसका मतलब तुम उनके खिलाफ जा रही हो। रिया जानती थी कि मायरा बड़ों की इज्जत करती है। मायरा ने लक्ष्मण की तरफ इस उम्मीद से देखा कि वो अपना ऑर्डर वापस ले लेंगे। वो इस काम को करने के बजाय अंजलि का गुस्सा पसंद करेगी। बहुत अच्छे, तो फिर डील हो गई, लक्ष्मण ने ताली बजाते हुए कहा। यस, रिया बहुत खुश थी। दादाजी अब हम तैयार हैं। कुछ देर लक्ष्मण से बात करके रिया ने मायरा का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। बाहर आने के बाद मायरा और रिया दोनों बसंत की शुरुआत के सूरज के नीचे खड़े थे। हर जगह हरियाली ही दिखाई दे रही थी। रिया खुशी में गाने गुनगुनाने लगी। उसे देखकर अंदाजा लग रहा था कि वो कितनी खुश है, पर मायरा के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। वो रिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहती थी और उसे ईशान का भी डर था। उसने रिया को सब कुछ सच बताने का फैसला किया। रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसी समय रिया का फोन बजा। उसने जल्दी से वो फोन कट किया और एक्साइटेड होकर कहा,
मायरा, अब मेरे लिए मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। मैं फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में वॉलंटियर करने जा रही हूँ। मेरी जॉब लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करने के लिए समझाना है, जिससे देश की पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। रिया, इससे पहले मायरा कुछ कहती, रिया अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर जा चुकी थी। वहां अकेली खड़ी मायरा जानती थी वो ईशान के गुस्सा होने तक का इंतजार नहीं कर सकती। उसे ईशान से अभी मिलना होगा। मायरा सीधे ईशान के ऑफिस चली गई। वहां ईशान की सेक्रेटरी से उसे पता चला कि ईशान कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। मायरा वहीं ईशान का इंतजार करने लगी। कॉन्फ्रेंस रूम में ईशान ऊपर बैठा था। उसमें एक बिजनेसमैन का टैलेंट था और एक सोल्जर जैसी हिम्मत, और इन दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से वो एक अच्छा लीडर था। सेल्स मैनेजर पहले क्वार्टर की सेल्स पर रिपोर्ट कर रहा था। पहले क्वार्टर में हमारा मेडिकल बिजनेस का टर्नओवर दूसरे बिजनेस से ज्यादा है। उसके बाद ज्वेलरी और फिर फैब्रिक्स का टर्नओवर है, और सबसे कम टर्नओवर न्यू एनर्जी का है। अगर दूसरे क्वार्टर में हमारी न्यू एनर्जी का टर्नओवर सबसे ज्यादा नहीं हुआ तो तुम रिजाइन कर देना। ईशान गुस्से में था। जी 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 सर। घबराहट से सेल्स मैनेजर के पसीने छूट रहे थे। हर कोई जानता था कि न्यू एनर्जी सिर्फ दुनिया में उभरती हुई इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि कंपनी की सक्सेस या फेलियर का रास्ता भी है। ईशान को गुस्सा कैसे नहीं आता। जैसे ईशान ने गुस्से में वो बात कही, पूरे कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल शांत और सीरियस हो गया। हर किसी की सांसें जैसे रुक सी गईं। ईशान कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गया। जैसे वो बाहर आया, प्रेक्षा ईशान के पास गई। वो बहुत सीरियस लग रही थी। अब सब मीडिया में एक न्यूज चल रही है कि दादाजी ने आपकी वेडिंग प्लानिंग तो वेडिंग कंपनी को दे दी है। मिस मायरा और मिस रिया आज आपके दादाजी से मिलने गई थी। जैसे ही वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि मायरा सोफे पर बैठी है। प्रेक्षा ने बाहर से ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। मायरा ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, क्योंकि अभी बसंत चल रहा था, इसलिए जब ईशान अंदर आया तब ऑफिस में इतनी गर्मी नहीं थी। मायरा सोफे से उठी और ईशान को इज्जत से देखने लगी। मिसेस मायरा, क्या तुम एक सक्सेसफुल औरत बनना चाहती हो? ईशान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी आवाज से पता नहीं चल रहा था कि वो गुस्से में है या नहीं। मायरा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ईशान क्या कहना चाहता है। किसी किंग की तरह ईशान उस बड़े लग्जरी सोफे पर बैठा। उसने मायरा से पूछा, द वेडिंग कंपनी में मेरी शादी की प्लानिंग कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओह, तो ईशान इस बारे में बात कर रहा था, मायरा ने सोचा। मायरा ने तुरंत कहा, मैं कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए उसके दिल में घबराहट होने लगी। वो कानूनी तौर पर ईशान की वाइफ थी, लेकिन उसने किसी को भी बताया नहीं था। और अब ईशान की ही शादी प्लान करना, क्या उसे ये बात परेशानी में नहीं डाल देगी? हमारी मैनेजर आपसे बात कर लेंगी, मायरा ने कहा। ईशान ने नाराजगी से कहा, तुम अपना मौका किसी और के लिए गंवाना चाहती हो? मायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ईशान कोई बेवकूफ तो था नहीं। वो ईशान के सामने चुपचाप खड़ी थी और ईशान उसे किसी बच्चे की तरह डांट रहा था। मायरा ईशान को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो महसूस कर सकती थी कि ईशान कितना गुस्से में है। मायरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो जल्द से जल्द ईशान को बताना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर आओ, ईशान की आवाज में नाराजगी थी। मायरा उसके पास गई और ईशान की इच्छा के मुताबिक उसकी